नमस्कार, मैं रवीश कुमार। लोकपाल के मुद्दे से लोकपाल भले ना आया हो, मगर इससे एक राजनीतिक पार्टी का जन्म जरूर हुआ और वो दिल्ली की सत्ता तक पहुंची। जाहिर है, जब उस पार्टी की सरकार जन लोकपाल लेकर आए तो उसकी सख्त समीक्षा होनी ही चाहिए कि उसका जन लोकपाल कैसा है, जिसे एक बार लाने के प्रयास में आम आदमी पार्टी ने अपनी सरकार छोड़ दी थी। पहले आप इन दो तस्वीरों को देखिए। दोनों एक साल पहले तक जन लोकपाल पर सहयोगी थे, अब विरोधी हैं। पहले इनका विरोध कांग्रेस या बीजेपी से होता था, अब इनका विरोध आपसी हो गया है। पहली तस्वीर में दिल्ली विधानसभा के बाहर योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण और विधायक पंकज पुष्कर जन लोकपाल एक्ट 2015 का विरोध कर रहे हैं। स्वराज अभियान का कहना है कि केजरीवाल सरकार का जन लोकपाल महाजोगपाल है। प्रशांत भूषण का कहना है कि जब दिसंबर 2013 में केंद्र का लोकपाल आया, तब अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि इसे मंत्री तो क्या चूहा भी जेल नहीं जाएगा। केजरीवाल ने जनता के साथ धोखा किया है। प्रशांत भूषण ने अरविंद केजरीवाल को सीधे बहस की चुनौती दी है। उनका यह भी कहना है कि जन लोकपाल बिल का मसौदा विधानसभा में रखे जाने से पहले वेबसाइट पर नहीं डाला गया, लोगों से सुझाव नहीं मांगे गए। इस दूसरी तस्वीर में आम आदमी पार्टी के समर्थकों को आप ढोल पीटते देख रहे हैं। वे विधानसभा में जन लोकपाल के पटलागमन को लेकर काफी खुश हैं कि उनकी सरकार ने जनता से किया वादा निभा दिया है। पटलागमन यानी पटल पर रखा जाना। इनकी दलील है कि केजरीवाल सरकार ने जो जन लोकपाल बनाया है वो केंद्र के लोकपाल से भी बढ़िया है और आजाद भारत का सबसे मजबूत भ्रष्टाचार विरोधी कानून है। आम आदमी पार्टी के नेताओं का भी कहना है कि ये वही जन लोकपाल है जो फरवरी 2014 में रखा गया था। तब सदन में रखे जाने के सवाल को लेकर कांग्रेस के समर्थन से चल रही आम आदमी पार्टी की सरकार ने इस्तीफा दे दिया था। आम आदमी पार्टी जो हर कानून को पारदर्शी तरीके से बनाने की बात करती थी, उसने ड्राफ्ट को वेबसाइट पे क्यों नहीं डाला और सीधे विधानसभा में क्यों रखा, ये एक सवाल है। जबकि रामलीला मैदान के दिनों में एक एक प्रावधान की बात खुली सभा में हुआ करती थी। इन सब सवालों पर आने से पहले देखते हैं कि दिल्ली जन लोकपाल एक्ट 2015 क्या है। जन लोकपाल लोक सेवकों के अलावा मुख्यमंत्री पर लगे आरोपों की भी जांच करेगा। आयोग शब्द का इस्तेमाल मुझे नहीं दिखा। इसके 3 ही सदस्य होंगे, एक चेयरमैन होगा और 2 सदस्य। 3 लोगों के चयन के लिए 4 लोगों की एक चयन समिति होगी, जिसके अध्यक्ष होंगे दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस। सदस्य होंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री, दिल्ली विधानसभा में नेता विपक्ष, अगर नेता विपक्ष नहीं रहा तो विपक्ष के द्वारा चुना गया कोई एक सदस्य और स्पीकर, यानी 4 लोगों की चयन समिति होगी। स्पीकर और मुख्यमंत्री आमतौर पर एक ही पार्टी या गठबंधन के होते हैं। 4 में से 2 सरकार के हो गए, 4 में से 3 राजनीतिक हो गए अगर आप स्पीकर को मिला दें तो। अरविंद केजरीवाल ने 2011 के आंदोलन में कहा था कि अगर नेता ही लोकपाल को चुनेंगे तो लोकपाल निष्पक्ष, स्वतंत्र और ईमानदार कैसे हो सकता है। 2013 के केंद्र के कानून के अनुसार लोकपाल को चुनने वाली कमेटी में प्रधानमंत्री, लोकसभा के स्पीकर हैं, नेता विपक्ष, भारत के चीफ जस्टिस हैं या चीफ जस्टिस के द्वारा तय जज होंगे, एक विशिष्ट न्यायविद भी होंगे जिसका सुझाव पहले 4 सदस्यों की तरफ आएगा और फिर राष्ट्रपति नियुक्त करेंगे। नेता विपक्ष के कारण या सबकी खामोशी के कारण 2 साल से लोकपाल केंद्र में नहीं आया है, नियुक्त नहीं हुआ है। जो केंद्र में लोकपाल के लिए संघर्ष कर रहे थे वो आपस में बंट गए और दिल्ली में लोकपाल बनाने में लग गए। उस वक्त अरविंद ने मांग की थी कि लोकपाल को चुनने वाली कमेटी में गैर राजनीतिक लोगों का वर्चस्व होना चाहिए, लेकिन मनीष सिसोदिया का इस बिंदु पर यह कहना है कि राष्ट्रीय न्यायिक जवाबदेही आयोग NJAC पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला देते हुए कहा कि एमिनेंट पर्सन यानी विशिष्ट व्यक्ति कुछ नहीं होते, ये सरकार के ही लोग होते हैं, इसलिए हमने विशिष्ट व्यक्ति का प्रावधान अपने ड्राफ्ट में नहीं रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र के लोकपाल कानून में मौजूद विशिष्ट न्यायविद को खारिज नहीं किया है। वहां अब आते हैं जन लोकपाल का अध्यक्ष कौन होगा। इस एक्ट के मसौदे के हिसाब से वही होगा जो सुप्रीम कोर्ट में जज, भारत के किसी भी हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस या हाई कोर्ट में जज रहा हो। सदस्य वही होगा जिसके पास लोक प्रशासन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, वित्त या जांच के क्षेत्र में विशेष अनुभव और योग्यता हो और जिसकी साख अच्छी हो, ईमानदार हो। जन लोकपाल का अध्यक्ष या सदस्य सांसद या विधायक नहीं हो सकता, किसी राजनीतिक दल से जुड़ा नहीं हो सकता। हां, अगर वो राजनीतिक दल से इस्तीफा दे दे, सांसदी या विधायकी छोड़ दे तो जन लोकपाल हो सकता है। तो क्या किसी राजनीतिक दल से इस्तीफा देकर आप जन लोकपाल बन सकते हैं?
क्या यह राजनीतिक एंट्री का रास्ता नहीं है? जन लोकपाल और सदस्य 5 साल के लिए नियुक्त किए जाएंगे और तभी हटाए जा सकेंगे जब विधानसभा उनके खिलाफ 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास करेगी, यानी सरकार इसे हटा सकती है। जबकि पहले कहा गया था कि शिकायत के बाद जब तक सुप्रीम कोर्ट दोषी ना मान ले तब तक नहीं हटाया जा सकता। अब यह साफ नहीं है कि जन लोकपाल के खिलाफ कोई शिकायत हुई तो कौन जांच करेगा, किससे शिकायत होगी, सरकार या सुप्रीम कोर्ट से? जन लोकपाल राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से संबंधित भ्रष्टाचार की शिकायत मिलने पर जांच कर सकता है। यह सवाल उठ रहा है कि क्या केंद्र सरकार के अधिकारियों, मंत्रियों या विभागों के खिलाफ भी जांच शुरू कर सकेगा? अगर किसी अधिकारी ने तकनीकी या प्रक्रिया में चूक की है तो उसके खिलाफ जांच शुरू नहीं होगी, यह भी लिखा है इसमें। अगर उसकी नीयत और निष्ठा पर शक होगा तो जांच की जा सकती है। गलत शिकायत करने पर 1 साल की जेल हो जाएगी या 1 लाख रुपए का जुर्माना या दोनों ही। तो सोच समझ कर शिकायत कीजिएगा। 1 लाख का जुर्माना और जेल के डर से पता चला शिकायत करने वाले ही नहीं मिल रहे हैं, उसके लिए शिकायत पाल के लिए एक ड्राफ्ट आ रहा है। क्या शिकायत करने वाले से यह उम्मीद की जाती है कि उसके पास अपनी कोई जांच एजेंसी होगी, या फिर इसका मकसद यह है कि हर कोई अनाप शनाप आरोप लगाने लगे तो जन लोकपाल काम नहीं कर पाएगा? खैर, शिकायत करने वाली सुरक्षा का प्रबंध करने वालों की सुरक्षा का प्रबंध करने का इसमें पर्याप्त अधिकार जन लोकपाल को दिया गया है। जन लोकपाल मामले की जांच के लिए खुद भी जांच अधिकारी नियुक्त कर सकता है, यह लिखा है उसमें, इन्वेस्टिगेशन के लिए, या सरकार की सहमति से किसी अधिकारी या एजेंसी को जांच अधिकारी नियुक्त कर सकता है। जांच अधिकारी को वो सभी शक्तियां प्राप्त होंगी जो जांच करने वाले पुलिस अधिकारी को होती है। प्रशांत भूषण का कहना है कि जन लोकपाल में स्वतंत्र जांच एजेंसी की कल्पना नहीं है इस वाले में। वैसे इसमें लिखा मिला कि जन लोकपाल जांच के लिए केंद्र सरकार की जांच एजेंसी या किसी भी संगठन या किसी भी अधिकारी की मदद ले सकता है। किसी भी राज्य या किसी भी केंद्र शासित प्रदेश की जांच एजेंसी की मदद ले सकता है। जांच पूरी करने का समय, अब उन एजेंसियों पर यह बाध्यता है या नहीं मदद करने की, ये मुझे नहीं मालूम। जांच पूरी करने का समय 6 महीने से लेकर अधिकतम 12 महीने का रखा गया है। जन लोकपाल के पास मुकदमा लड़ने का एक विभाग भी होगा, प्रोसिक्यूशन विंग उसको बोलते हैं, जिसमें वकील होते हैं। उसका निदेशक भी जन लोकपाल तय करेगा। जन लोकपाल की मंजूरी के बाद वकीलों की टीम विशेष अदालत में मुकदमा फाइल करेगी किसी भ्रष्ट अधिकारी के खिलाफ। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि जजों को हटाने के लिए महाभियोग की जो प्रक्रिया अपनाई जाती है, यहां भी यही प्रक्रिया अपनाई जाएगी। समय सीमा में जांच और मुकदमा लोकपाल की सबसे बड़ी ताकत है। अधिकतम सजा आजीवन कारावास की है, 6 महीने से 10 साल तक की जेल है। भ्रष्टाचार से सरकारी खजाने को हुए नुकसान का 5 गुना तक जुर्माना लगेगा। निजी कंपनियों के करप्शन के मामले में भी उनके अधिकारियों को दंडित करने का अधिकार है। क्या पूर्ण बहुमत वाली अरविंद केजरीवाल सरकार का जन लोकपाल वो पाल है जो ना तो केंद्र सरकार के कानून में है या ना किसी अन्य विधानसभा के कानून में है, जैसा केजरीवाल सरकार और उनके प्रवक्ताओं ने दावा किया है? ये मजबूत कानून है या समझौतावादी कानून है? हम प्राइम टाइम में बात करेंगे। हमारे साथ प्रशांत भूषण हैं, मशहूर वकील और स्वराज अभियान से आप जुड़े हुए हैं। राघव चड्ढा साहब हैं, आप प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के, और विजेंद्र गुप्ता जी हैं, नेता विपक्ष दिल्ली विधानसभा के। आजकल विजेंद्र जी की एक ही तस्वीर चलती है, या तो विधानसभा में वो विरोध करते हैं या फिर वो निकाले जा रहे होते हैं मार्शल के जरिए। लेकिन यहां कोई चिंता नहीं कीजिएगा, यहां मैं हूं आपकी रक्षा के लिए। तो हम 3 लोग हैं। मेरा प्रयास यह है कि बिंदुवार इस पे हम बहस करेंगे और बिंदुवार मोटिव नहीं अटैच करेंगे, जो तकनीकी बातें हैं उसी पर कहेंगे, ताकि लोगों को समझ में आए कि क्या तर्क दिया जा रहा है और क्या कमजोर तर्क दिया जा रहा है। तो प्रशांत जी, हम पहले आपसे जानना चाहते हैं कि वो पहला बिंदु क्या है जिससे आपको लगता है कि ये वो जन लोकपाल नहीं है, जिससे आपको लगता है कि राघव चड्ढा के पास मुकम्मल जवाब नहीं हो सकता है। हालांकि हमने सुना कि आपने बड़े अलंकृत जुबान में राघव चड्ढा के बारे में कुछ कहा है, मैं बड़ा हैरान था व्यक्तिगत रूप से भी। लेकिन खैर, मैं पहला पॉइंट आपसे जानना चाहता हूं। देखिए, जन लोकपाल का आंदोलन किस आधार पर हुआ था? हम लोग ये मांग कर रहे थे कि अभी तक कोई सरकार से स्वतंत्र संस्था नहीं है भ्रष्टाचार की जांच करने के लिए, और क्योंकि सरकार की ही भ्रष्टाचार की जांच होनी होती है, तो इसलिए सरकार से पूर्णतः और नेताओं से पूर्णतः स्वतंत्र
संस्था बननी चाहिए, जिसको हम लोग लोकपाल कहते थे। उसका एक बड़ा मापदंड ये था स्वतंत्रता का, कि उसका चयन भी सरकार और नेताओं के हाथ में नहीं होगा। और इसलिए हम लोगों ने सारे बिल, जो जन लोकपाल बिल के 13 वर्जन्स बनाए, आखिर वर्जन 2.3 था। उसके बाद उत्तराखंड का बिल हम लोगों ने ड्राफ्ट करवाया 2011 का। उसके बाद 2014 का दिल्ली का जन लोकपाल बिल लाया गया। सारे बिलों में उनके चयन की प्रक्रिया में सरकार का सिर्फ एक आदमी है, प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर। ये उत्तराखंड में जो लागू हुआ है उसमें भी एक ही आदमी है। जो उत्तराखंड में लोकपाल पास हुआ है उसमें भी एक ही आदमी है। हाँ, उसमें सरकार का, उसमें भी सरकार का एक ही आदमी है। ठीक है, अब आइए अपने पॉइंट पर आगे बढ़िए सर। हाँ, सिर्फ चीफ मिनिस्टर। हाँ, हम लोगों ने पूरा एक ये कंपैरेटिव चार्ट बनाया हुआ है 5 बिल का, जिसमें कि सरकार का जो 2013 का जो एक्ट है उसका भी चार्ट बनाया हुआ है और सारे प्रोविजंस दिए हुए हैं हर बिल के। ठीक है। हाँ, क्योंकि मैं भी इसमें इन्वॉल्व था, तो इसलिए सिर्फ पहले बिंदु पे चार्ज लगाइए ताकि हम बिंदुवार आगे बढ़ते हैं सर। हाँ हाँ, तो पहला तो ये मुद्दा था कि इसमें सरकार का और नेताओं का बहुत कम रोल होना चाहिए चयन प्रक्रिया में, और चयन प्रक्रिया पारदर्शी होनी चाहिए। सारे बिलों में यह था कि एक सर्च कमेटी होगी जो पारदर्शी तरीके से चलेगी, जो एप्लीकेशंस मंगाएगी, वेबसाइट पर सारे नाम डालेगी, शॉर्टलिस्टेड नाम डालेगी, उनके क्वालिफिकेशन डालेगी, जिससे जनता अपनी प्रक्रिया दे सके। ठीक है। इस बिल में जो 2015 का बिल है, इसमें इन्होंने सिलेक्शन कमेटी में 4 लोग हैं, जिसमें सिर्फ एक चीफ जस्टिस जो है वो गैर नेता है। 3 नेता हैं जिसमें 2 सरकार के हैं, मुख्यमंत्री और स्पीकर, यानी कि और एक विपक्ष का नेता, यानी कि कोई लोकपाल सरकार की अनुमति के बगैर नहीं बन सकता। कोई सर्च कमेटी, कोई पारदर्शिता का कोई जिक्र नहीं है इसमें सिलेक्शन में। ठीक है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि उसका रिमूवल, यानी कि जब चाहे सरकार हटा सकती है। इस पे हम बाद में आते हैं, इस बिल में ये लिखा है, पहले नियुक्ति पे ही रहते हैं। ठीक है, पहले नियुक्ति पे रहते हैं। राघव, अभी प्रशांत जी ने कहा कि आप जो बिल लेकर आए हैं उसमें आप पहले मांग करते थे कि उसमें नेताओं का प्रभुत्व नहीं होना चाहिए, और आप लोगों के ही प्रभाव से जब आप और प्रशांत भूषण एक साथ थे तब उत्तराखंड में जो कानून बना, जिसका श्रेय आप लोग भी आधा आधा लेते हैं, कि उसमें सरकार का एक ही प्रतिनिधि है। मुझे अभी याद नहीं है पर प्रशांत जी ऐसा कह रहे हैं। दूसरा, इसमें सर्च कमेटी गायब है। जो सिलेक्शन कमेटी है, मैं और जगह पढ़ रहा था तो उसमें ये देख रहा था कि सिलेक्शन कमेटी सर्च कमेटी बनाएगी और सर्च कमेटी कई नामों का चुनाव करेगी, उसे वेबसाइट पे डालेगी। ये 2 हिस्सा आप लोगों ने नए बिल में गायब कर दिया। इसका जवाब दीजिए। जवाब दे देते हैं। देखिए रवीश जी, यदि आप 2014 का दिल्ली सरकार का, हमारी 49 दिन की सरकार का लोकपाल का बिल उठाएं, जब प्रशांत जी, योगेंद्र जी सब हमारे साथ थे, और 2015 का बिल का उठाएं और उसमें जो चयन समिति और अपॉइंटमेंट का जो प्रोसीजर है उसे कंपेयर करें, तो उसमें एक फर्क है। वो फर्क मैं आपको बता देता हूं वो क्या फर्क है। ये फर्क है कि उस वाले 2014 के कानून में ये लिखा था कि एमिनेंट पर्सन, यानी कि विशिष्ट व्यक्ति जो कई प्रकार के बैकग्राउंड से आ सकता है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रह चुके व्यक्ति भी हो सकते हैं, यूपीएससी का कोई मेंबर भी हो सकता है, कई प्रकार के लोग हो सकते हैं, वो उस सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा होंगे। अभी आपने देखा कि एनजेएसी का जजमेंट आया जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने एमिनेंट पर्सन्स की भूमिका, यानी कि विशिष्ट व्यक्तियों की इस प्रकार के चयन पे जो भूमिका है उस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया और कई प्रकार की उस पर टिप्पणियां करी और कहा कि इससे पॉलिटिकल इंटरफेरेंस भी बढ़ता है और विशिष्ट व्यक्ति, जैसा कि आज मनीष जी ने भी अपने वक्तव्य में कहा, कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स और राजनीति के शिकार हो जाते हैं और इसलिए वो जो पूरा प्रोसेस है पॉलिटिसाइज हो जाता है। दूसरी चीज मैं कंप्लीट कर लूं एक बारी। सर्च कमेटी, मैं उस पर भी आ रहा हूं, मैं उस पर आऊंगा।
तो जो 2014 का हमारा अपॉइंटमेंट प्रोसीजर था, वही अपॉइंटमेंट प्रोसीजर इस बार लिया है, केवल वशिष्ठ व्यक्तियों को हटा दिया है और उसकी जगह 4 जो अब जो अपॉइंटमेंट का प्रोसीजर है उसमें कमिटी में 4 लोग हैं, जिसमें अध्यक्ष उस कमिटी के चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट हैं और वो जो न्यायपालिका है उसके अध्यक्ष हैं, सरकार के अध्यक्ष मुख्यमंत्री हैं, विपक्ष के अध्यक्ष नेता विपक्ष हैं और विधानसभा के सभापति यानी कि विधानसभा के अध्यक्ष स्पीकर हैं। ये एक चीज रही। दूसरी चीज, आपने सवाल उठाया कि आप जो नाम लाएंगे उसका चयन कैसे होगा, वो वेबसाइट पे डाले जाएंगे कि नहीं डाले जाएंगे, पब्लिक कंसल्टेशन होगी, लोगों को उस पे जवाब और अपनी राय सर्च कमेटी पे। देखिए ये सब चीजें मैं वही बता रहा हूं, यदि आप हमारा 2015 का कानून पढ़ें उसके अंदर तमाम तरीके के रूल्स बनाने के लिए एनेबलिंग प्रोविजंस दिए हुए हैं कि आप किस प्रकार से चयन करेंगे, क्या सर्च कमेटी होगी, क्या पब्लिक डिस्कशन होगा, वेबसाइट पे नाम डाले जाएंगे, लोगों से सुझाव मांगे जाएंगे, उन सब के लिए रूल्स लाए जाते हैं। एक सेकंड सर, एक सेकंड, पहले तो मुझे ये बताइए कि जब पहला सवाल जो आपने जवाब दिया उसमें मेरा सवाल है कि जब आपने सिलेक्शन कमेटी बनाई और उसमें एनजेएसी पर जो सुप्रीम कोर्ट की राय है वो मैं नहीं जानता हूं, मैं आपकी दलील है कि उसके हिसाब से एमिनेंट पर्सन नहीं होना चाहिए। मुझे नहीं मालूम कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या लोकपाल में जो एमिनेंट पर्सन की जो वहां पर भूमिका लिखी हुई है क्या उस पर भी कोई टिप्पणी की है? वो नहीं की अभी तक जो केंद्र का कानून है उस पर नहीं किया है। मुझे एक बात बताइए, तब आपने 2 जज बढ़ा देते, आप 3 जज रख देते, है ना, तो एक संतुलन बनता। आपने स्पीकर को क्यों डाला? फिर अगर आप स्पीकर को डालते हैं और मुख्यमंत्री को डालते हैं तो 2 लोगों का झुकाव उस तरफ हो जाता है। एक चीज में पहले के कानून में मैं कहीं पढ़ रहा था कि उसमें यह था कि अगर 5 में से 3 की असहमति हो जाएगी तो वो लोकपाल नहीं बनेगा। इसमें तो ऐसी कोई बात ही नहीं लिखी हुई है कि 4 में से 3 की सहमति जरूरी है। जी प्रशांत जी। नहीं देख लीजिए रवीश जी, मैं बता दूं आपको एक प्रशांत जी इनको जरा जवाब ले लेते हैं। 2014 के बिल में क्या था वो ये है जी, ये मैं पढ़ रहा हूं। इसके सिलेक्शन कमेटी में चीफ मिनिस्टर, स्पीकर नहीं है इसमें, लीडर ऑफ ऑपोजिशन, 2 जज दिल्ली हाई कोर्ट के जिसको कि सारे दिल्ली हाई कोर्ट के जज मिलकर सेलेक्ट करेंगे, एक प्रीवियस चेयरमैन लोकपाल का और 2 और एमिनेंट पर्संस जिनको ये 5 लोग सेलेक्ट करेंगे, जिसमें सरकार का सिर्फ एक आदमी है। राघव इसका जवाब दीजिए, फिर मैं विजेंद्र जी से पॉइंट लूंगा। पॉइंट बाय पॉइंट आते हैं जितना भी हो सकता है। हाँ, पॉइंट बाय पॉइंट जवाब देंगे, पॉइंट बाय पॉइंट जवाब देंगे। देखिए 2 जज को आपने 1 जज में कर दिया प्रशांत जी ने बताई। हाँ, मैं उस पर आ रहा हूं, उस पर भी जवाब दूंगा। जो कॉम्पोजिशन 2014 वाले कानून की प्रशांत जी ने बताई, उस कॉम्पोजिशन में से 2 लोग तो सीधे तौर पे एनजेएसी की जजमेंट के हिसाब से जो 2 विशिष्ट व्यक्ति एमिनेंट पर्सन वो हट जाते हैं। सर वो जजमेंट नहीं है, राघव वो जजमेंट नहीं है, मैं नहीं जानता, लेकिन वो जजमेंट नहीं है। आप सही कोट कर रहे हैं। स्पष्टीकरण दे दूंगा। हाँ, मैं उस पर भी आ जाऊंगा, मैं उस पर, और उसमें भी तमाम गैलेक्सी ऑफ लॉयर्स ने अपना आर्ग्यूमेंट सुप्रीम कोर्ट में दिया था। उसमें शायद प्रशांत जी भी शामिल थे, कई बड़े बड़े मशहूर वकीलों ने आर्ग्यूमेंट दिया। और सुप्रीम कोर्ट का जज, मैं ये नहीं कह रहा कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट लोकपाल के अपॉइंटमेंट के केस में है, परंतु सुप्रीम कोर्ट के उस जजमेंट में एमिनेंट पर्संस की इस प्रकार की चयन समिति में भूमिका पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा है। आप यदि 1000-1500 पेज का वो जजमेंट आप पढ़ेंगे तो आप उसमें ये पाएंगे। पहली चीज, लेकिन आप 2 जज रख सकते थे। आज कल को कॉन्फ्लिक्ट हो, कल को कोई सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में हमारे लोकपाल हमारे कानून को चैलेंज करे, उससे पहले ही हमने एक ऐसी चयन समिति बनाई है जो एक स्वतंत्र निष्पक्ष लोकपाल खड़ा करेगी। अब आप जो दूसरा सवाल उन्होंने दूसरा सवाल पूछा कि आउटगोइंग चेयरपर्सन जो हैं, जो लोकपाल हैं, जो जा रहे हैं, उनका भी इसमें होना चाहिए। 2 जज क्यों नहीं है? हाँ, 2 जज पे भी जवाब दे देते हैं। हाँ, 2 जज पे मैं दे देता हूं। यदि आप ये कर दें कि 2 जज इस कमिटी में बैठ जाते हैं तो फिर तो एक्सक्लूसिविटी ऑफ जुडिशरी हो जाएगा, चेक्स और बैलेंसेस का पूरा प्रोसीजर आप तो पहले कहते थे ना कि नेता का वर्चस्व नहीं होना चाहिए। 4 स्तंभ है। आप तो फिर आप खुद नेता का वर्चस्व कहां है? अगर आप 2 जज को रखेंगे तो आप कह रहे हैं जुडिशरी का वर्चस्व हो जाएगा, और 3 पॉलिटिशियन को रखेंगे तो एग्जीक्यूटिव का वर्चस्व नहीं है। ये
पॉलिटिशियन की बात नहीं है। आप मुझे ये बताइए, यदि आज आपकी बात मैं मानूं और इसी पे हम आगे थोड़ा चर्चा करें, यदि ये 4 लोगों की कमिटी जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट इसके चेयरपर्सन हैं, यदि दिल्ली के मुख्यमंत्री को आप नेता मान लेते हैं, यदि वे अपना मनपसंद लोकपाल बनाना चाहे तो क्या वे बना सकते हैं? आपने कहा स्पीकर हमारी पार्टी का है, चलिए स्पीकर को भी हम मान लेते हैं कि चलो स्पीकर और मुख्यमंत्री जो नाम कहते हैं हम बना सकते हैं। नहीं बना सकते, विपक्ष डिसेंट करेंगे, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट डिसेंट करेंगे, तो चेक्स और बैलेंसेस का सिस्टम बनाया गया। मैंने जो ड्राफ्ट पढ़ा है उसमें ये बात इसमें नहीं मुझे इसका जिक्र मिला कि 4 में से मेजॉरिटी व्यू क्या होगा, माइनॉरिटी व्यू क्या होगा, मुझे इसका जिक्र नहीं मिला। मुझे किसी और कानून के ड्राफ्ट में मिला था कि अगर 5 लोग सर्च कमेटी में कहीं कि अगर सहमत नहीं है तो वो नहीं चुना जाएगा। विजेंद्र गुप्ता जी, नेता विपक्ष डाला गया है, स्पीकर डाला गया है और मुख्यमंत्री डाला गया है। तो क्या आप जो प्रशांत भूषण आरोप लगा रहे हैं उससे आप सहमत हैं कि ये 3 लोगों का वेटेज है, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव का वेटेज है, वो जुडिशरी से ज्यादा है, इसलिए ये सिलेक्शन कमेटी निष्पक्ष लोकपाल को चुनी नहीं सकती है? मैं आपको रवि जी पहले सिलसिलेवार 2-3 चीजें बताना चाहता हूं। पहला विषय तो जो सिलेक्शन कमेटी है इसमें पॉलिटिकल सिस्टम का वर्चस्व है। दूसरा, ये सिलेक्शन कमेटी सिलेक्शन प्रोसेस खुद ही तय करेगी। और जब 2 लोग सत्ताधारी दल के होंगे तो आप सोच सकते हैं कि वहां क्या होगा, क्योंकि कम से कम वो इंडिविजुअली तो मेजोरिटी में हो ही गए, 2 लोग हैं, और अदरवाइज बैलेंस करना है तो फिर बराबर हो गए। तीसरा, इसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर के अधिकार क्षेत्र में इंटरवीन किया गया है। 239AA4 का खुला उल्लंघन हुआ है। कैसे? और उपराज्यपाल को इन्होंने सिर्फ रबर स्टैंप बना दिया इस पूरे मामले में कि जो कमेटी तय करेगी उसको वो सिर्फ नोटिफाई करने के लिए है। और चौथा, इसमें से राष्ट्रपति जी की भूमिका को समाप्त कर दिया। तो यानी कि अपॉइंटमेंट की कंप्लीट एब्सोल्यूट पावर चीफ मिनिस्टर ने, अरविंद केजरीवाल जी ने अपने हाथ में ले ली है। ठीक है, अब अपॉइंटमेंट की भी ले ली है और रिमूवल की पावर भी अपने हाथ में ले ली है। रिमूवल वाले पॉइंट पर आते हैं विजेंद्र, तो आप सोचिए कि वो उसको छोड़ देते हैं, अभी पॉइंट उसी पर आते हैं। पर प्रशांत जी, जो विजेंद्र जी ने जो कहा है, क्या आप उससे सहमत हैं कि लेफ्टिनेंट गवर्नर को इसमें रबर स्टैंप बना दिया गया है कि जो कमेटी तय करेगी? मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि इसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर की कोई भूमिका क्यों होनी चाहिए। अगर सीएम के तरफ पलड़ा भारी है तो लेफ्टिनेंट गवर्नर की तरफ क्यों होना चाहिए, और राष्ट्रपति की भूमिका इसमें समाप्त कर दी गई, ये विजेंद्र जी ने कहा। नहीं, देखिए, इसमें एलजी और राष्ट्रपति की भूमिका की कोई जरूरत नहीं है। उनको रबर स्टैंप बनाया जा सकता है, लेकिन रबर स्टैंप किसका? सरकार का नहीं, नेताओं का नहीं, एक बिल्कुल निष्पक्ष समिति का। हम लोगों ने जो लोकपाल का ड्राफ्ट बनाया था, आखिरी ड्राफ्ट 2.3, उसमें चयन समिति में प्राइम मिनिस्टर, 239AA4 सिर्फ 2 नेता थे। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इजाजत नहीं देता कि उपराज्यपाल को, क्योंकि ये स्पेशल यूनियन टेरिटरी है। चलिए, नहीं, मैं चाहता हूं आप इनके पॉइंट का जवाब दे देना। आपने तो मैं फिर राघव से ले लूंगा। प्रशांत जी, जो ये कह रहे हैं उसको छोड़ दीजिए। हाँ, कि जो हमारा लोकपाल का आखिरी ड्राफ्ट था, उसमें चयन समिति में सिर्फ 2 नेता थे, एक प्राइम मिनिस्टर, एक लीडर ऑफ ऑपोजिशन, 2 जज सुप्रीम कोर्ट के, जो कि सारे जज मिलकर चुनेंगे, 2 चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, और सारे प्रीवियस चेयरमैन। पार्लियामेंट ने माना नहीं ना, वो माना नहीं, पार्लियामेंट ने भी नहीं माना। वहां मैं बता दूं कि वहां क्या था। वो तो अलग बात है, हम तो ये बता रहे हैं, स्पीकर, नेता, हम तो ये बता रहे हैं 3 लोग हैं, लेकिन भारत के चीफ जस्टिस, आज जो बिल लाया गया है, और एक एमिनेंट, 3 लोग उधर हैं। तो वहां भी बराबर है एक तरह से। अगर प्रशांत जी देखें तो सेंटर का जो कानून है, वहां भी जज, ज्यूरिस्ट और प्लस पॉलिटिकल, इनको मिला दिया जाए तो यहां जैसे 2-2 है या 3-1 है, एक तरह से अगर आप नेता को मान लें, नेता विपक्ष को क्यों आप एक तरफ मानेंगे, 2-2 है, यहां पे 3-3 लगता है, या कहें कि 4-2 है। मतलब सरकार और स्पीकर को मान लें कि ये सत्ता पक्ष है, तो नेता विपक्ष
जज और सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और एमिनेंट ज्यूरिस्ट, तो ये एक इस तरह का इसमें केंद्र वाले में दिखता है। इसके पैमाने से कहिए सर। नहीं, देखिए, केंद्र वाला तो अरविंद और हम लोग कहते थे कि कमजोर बनाया गया है। हम अरविंद थ्रू आउट ये कहता था केंद्र का कानून कमजोर बनाया ये गया है। कैसे कमजोर है? इसमें अगर 4 लोग बाहर के हैं, एस्टेब्लिशमेंट के बाहर के हैं, तो ये कानून केंद्र वाला नियुक्ति की प्रक्रिया के मामले में, मैं सिर्फ वहीं सीमित रहना चाहता हूं कि उसमें कैसे कमजोर है ये 2013 का जो कानून है। नहीं, उसमें हाँ, उसमें ये है, देखिए, प्राइम मिनिस्टर, स्पीकर, लीडर ऑफ ऑपोजिशन और चीफ जस्टिस और 1 एमिनेंट ज्यूरिस्ट, है ना। तो उसमें प्रॉब्लम यह है कि पहले तो 3 आपने नेता बना दिए 5 में से। नहीं, 2 सरकार नेता के बना देना कहना स्पीकर तो और ठीक नहीं प्राइम है ना। मिनिस्टर। देखिए, आप विजेंद्र गुप्ता को भी अरविंद केजरीवाल में मान लें तो ये तो ठीक नहीं है, ये तर्क ठीक नहीं है। विजेंद्र गुप्ता नहीं, ये देखिए, ये नेता देखा गया विपक्ष के है। नाते से कम से कम इतना हमें स्वीकार करना चाहिए कि वो सरकार से सहमत नहीं होंगे, है ना। इनको हम क्यों उसमें गिन लें? नहीं, सरकार से सहमत ना हो, हाँ, लेकिन आमतौर पर देखा यह गया है कि जहां पर इस तरह का जो अकाउंटेबिलिटी इंस्टीट्यूशन बनाया जाता है, हाँ, जो पुराने चीफ मिनिस्टर, पुराने मिनिस्टर और नए मिनिस्टर सबकी जांच करेगा, हाँ, तो फिर विपक्ष और जो मौजूदा सरकार है, हाँ, ये मिलकर कमजोर लोगों को बनाना चाहते हैं, क्योंकि कोई भी जवाबदेही नहीं चाहता, अपनी जवाबदेही नहीं चाहता। इसलिए बार बार ये बोला गया। ठीक है, अरविंद ने भी बार बार ये बोला और हमने क्या बोला वो छोड़ो, मैं पॉइंट पे रहता हूं, मैं देखना सारे वर्जन में। देखिए, ऐसा है राघव, पहले मेरा सवाल सुन लीजिए, नेताओं का रोल मेरा बहुत सवाल कम सुन था। लीजिए। ये बात सही था कि आप लोग ये कहते थे कि कई भ्रष्टाचार के मामले ऐसे होते हैं, कॉरपोरेट से लेके तमाम के, जिसमें हर दल के लोग शामिल होते हैं। ठीक, तो भ्रष्टाचार के खिलाफ इस देश में कम से कम भ्रष्टाचार को खत्म करने से ज्यादा उसके बचाने की तो सहमति है, ये आम आदमी भी समझता है, ठीक है ना। तो जो प्रशांत जी कह रहे हैं उसमें ये इस बात में दम है कि अपोजिशन और सत्ता पक्ष अपने अपने भ्रष्टाचार को बचाने के लिए कमजोर लोकपाल ला सकते हैं, चाहे उसमें जितनी प्रतिस्पर्धा हो। यह अनुभव है कि सत्ता में आने के बाद भी सरकारें विपक्ष के नेताओं के भ्रष्टाचार का बचाव करती हैं या किसी और तरीके से टाल मटोल करती हैं। देखिए, इस प्रकार से तो प्रशांत जी सदैव से कहते रहे हैं कि इस देश में जुडिशरी सबसे ज्यादा भ्रष्ट है, सबसे ज्यादा करप्ट है। तो फिर तो यह भी मान लिया जाए कि हाईकोर्ट का जो रिप्रेजेंटेटिव बैठेगा या जज बैठेंगे, चीफ जस्टिस बैठेगा, वो भी भ्रष्ट हो सकता है, नेता विपक्ष भी भ्रष्ट हो सकता है, मुख्यमंत्री भी भ्रष्ट हो सकता है, सभापति महोदय, स्पीकर भी भ्रष्ट हो सकते हैं। जब सब भ्रष्ट हो सकते हैं चयन समिति में जो बैठ रहे हैं, तो एमिनेंट पर्सन को भी वही अपॉइंट करेंगे तो वो भी भ्रष्ट होगा, और सब भ्रष्ट लोग मिलकर यही तो आप लोग जब लोकपाल की मांग करते थे तो यही बात जब कहते थे तो लोग कहता था कि आप सबको भ्रष्ट कहते हैं। आज आप वही आर्गुमेंट दे रहे हैं जो कांग्रेस के नेता अपने बचाव में, या जो लोग कहा करते थे कि आप सबको एक लाइन से भ्रष्ट नहीं कह सकते हैं। नहीं, मैं क्या कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि एक चेक्स एंड बैलेंसेस का सिस्टम बनाया गया है। 4 पिलर्स हैं, लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है, जुडिशरी है, ऑपोजिशन है। चारों के अध्यक्षों को इसमें बिठाया गया है। यदि एमिनेंट पर्सन स्पीकर तो आप ही का है ना, दे रहे हैं, ये भी मान लिया जाए। राघव, मुझे इसका जवाब दीजिए, स्पीकर आपके हैं। आप देखिए, एक चीज को रिपीट मत कीजिए, क्या ऐसा प्रावधान है कि उसमें ये चुना कैसे जाएगा? क्या इसमें सहमति का आधार क्या है? क्या कोई संख्या का आधार है कि अगर लोकपाल चुना जा रहा है इस 4 लोगों की कमेटी से, अगर 2 लोग असहमत हो गए तो उसका वीटो किसका चलेगा? देखिए, मैंने कानून जो पढ़ा, जो आज पेश हुआ, उसमें तो ये लिखा है कि बहुमत से पारित करा जाएगा, यानी कि 3:1 से करा जाएगा। परंतु साथ ही साथ मैंने आपको यह भी कहा कि ये जो जांच, जो ये पूरी प्रक्रिया होगी कि किस प्रकार से इनका चयन होगा, ये पूरी प्रक्रिया के लिए रूल्स बनेंगे, वेबसाइट पे नाम डाला जाएगा। नहीं है, क्या वही तो मैं कह रहा हूं कि वो क्यों नहीं है? पहले के बिल में नियुक्ति कैसे होगी, इसके रूल्स बने हुए हैं। जिस सेंटर के कानून को आप खराब कहते हैं उसमें भी रूल्स बने हुए हैं, तो आपने उससे बेहतर दावा करने के लिए सर्च कमेटी के रूल्स क्यों नहीं बनाए?
तो मैं यही तो कह रहा हूं रवीश जी कि अभी जो देखिए जब कानून बनाया जाता है, और मुझसे बेहतर प्रशांत जी ये बात जानते हैं कि जब कानून बनाया जाता है तमाम तरीके के रूल्स उसके बाद बनाए जाते हैं। अब दूसरा आप सवाल ये बोलेंगे कि इन्वेस्टिगेशन की जो इसमें पावर दी गई है उसके लिए भी आपने नहीं, मैं अभी दूसरे पे नहीं आना, मैं इस पॉइंट पे रिमूवल के इन्वेस्टिगेशन के भी रूल्स बनेंगे। जब तक पब्लिक को क्लियर नहीं होगा, कानून बनता है। नहीं, मैं वही बता रहा हूं कि जब आज कानून बनता है, उदाहरण के तौर पे कह रहा था रवीश जी, जब कानून बनता है तो तमाम अलग अलग प्रक्रियाओं के लिए रूल्स बनाए जाते हैं। इस जन लोकपाल के मामले में जब भी कानून बना है राघव, जो भी बना है 2013 का, जिसे आप खराब कहते हैं, उसमें रूल्स हैं। विजेंद्र जी, इस पे आप कुछ कहना चाहते हैं क्या? आपने इसमें ऐसा 2014 का कानून देखिए ना। हाँ, हमारा 2014 का कानून देखिए जो हम लाए थे, जो पिछली सरकार में लाए थे। उसमें क्या रूल्स नहीं था? उसमें रूल्स था या क्या था? देखिए, मैं उसमें इस प्रकार के रूल्स नहीं थे। विजेंद्र जी मेरा एक सवाल है, आप कहिए भी अपनी बात। क्या इस कानून में, विजेंद्र जी, क्या इस कानून में जो राघव ने कहा कि बहुमत से चुना जाएगा 4 लोगों के बीच से, क्या आपने ऐसा पढ़ा है? ऐसी कोई बात है? और आप जो बात कह रहे हैं कहिए। नहीं, इसमें इन्होंने ओपन रखा है, और दूसरा ये अधिकार कमेटी को दे दिया है, और कमेटी में इनके सीधे 2 लोग हैं, और पॉलिटिकल लोग हैं, और 67 की जो इनकी बैंड वगैरह पूरी, उसमें करप्शन की हाइट पर जा रही है सारी चीजें। हाँ, तो लोकपाल पर कंट्रोल रखना, हाँ, उसको रिमोट से चलाने की ताकत सरकार के पास रहेगी, क्योंकि रिमूवल में 2/3 मेजोरिटी अगर पास कर देगी तो फिर उस लोकपाल का हटना सुनिश्चित है, क्योंकि उपराज्यपाल की पावर भी रबर स्टैंप कर दी गई है। हाँ, राष्ट्रपति जी को हटा दिया गया है। हाँ, तो कुल मिलाकर के अपॉइंटमेंट और रिमूवल जब वो सत्तारूढ़ दल के हाथ में होगा, हाँ, तो कोई भी लोकपाल निष्पक्ष काम कैसे करेगा? और दूसरा, जो मेंबर रखे हैं उन्होंने लोकपाल में, हाँ, उनकी मिनिमम क्वालिफिकेशन का जिक्र ही नहीं है। हाँ, ये भी तो बात वो भी पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट होगी। मैं जो देख रहा था राघव, आपने उनकी मिनिमम क्वालिफिकेशन ही डिसाइड नहीं की है। पर विजेंद्र जी, मेरा एक सवाल आपसे है, मैंने वो अभी तुरंत देखा इसमें कि फिर से मेरी से कोई चूक तो नहीं हुई। इसमें बहुमत वाली बात नहीं है 4 लोगों की कमेटी में, इसमें कहीं नहीं लिखा हुआ। इसमें लिखा है कि सिलेक्शन कमेटी का जो रिकमेंडेशन होगा वो एलजी जो है वो 30 दिनों के अंदर उसे रिकमेंडेशन प्राप्त होने के बाद नियुक्त करने के लिए बाध्य होगा। ठीक है, पर आप तो एक और नई बात बता रहे हैं कि कौन व्यक्ति होगा, उसकी योग्यता क्या होगी, ये भी इसमें जिक्र नहीं है ना विजेंद्र जी? आप यही कह रहे हैं ना? मेंबर्स की मिनिमम क्वालिफिकेशन का कोई जिक्र नहीं है। हाँ, ठीक है। मेरा एक आपसे सवाल है, मुझे ध्यान आ गया, उम्र हो गई है, स्किप कर जाता हूं, पर मेरा एक सवाल है आपसे कि ये 2/3 कानून, तो हो सकता है कि अगले चुनाव में इनके पास 2/3 बहुमत ना हो सकता है आप ही को आ जाए, या हो सकता है कि किसी के पास सिर्फ साधारण बहुमत हो। ठीक है, किसी को भी आ जाए, तो अभी है तो, लेकिन कानून तो हमेशा के लिए बना रहे हैं, उसके हाथ में चला जाएगा। कानून तो ये हमेशा के लिए बना रहे हैं। इस बार संजोग से इनके पास 2/3 से ज्यादा भले है, लेकिन क्या ये आर्गुमेंट 2/3 वाला सही है, या फिर हटाने की कोई और बेहतर प्रक्रिया आपके नजर में होनी चाहिए? नहीं, हमारा कहना है कि चेक एंड बैलेंस होना चाहिए, राष्ट्रपति की भूमिका होनी चाहिए, उपराज्यपाल की भूमिका होनी चाहिए, और जैसे पहले कोर्ट की भूमिका रही है हटाने में, वो भूमिका रहनी चाहिए। क्योंकि अगर पॉलिटिकल लोगों के हाथ में ही कंप्लीट अथॉरिटी हो गई तो लोकपाल का कोई मायने ही नहीं रहा। ठीक है प्रशांत जी, अब मैं आपसे चाहता हूं 1.5 मिनट में, आपने हटाने पर बात की है, आपका क्या सवाल है, फिर राघव जवाब देंगे। देखिए, थ्रू आउट हम लोगों ने ये बोला कि स्वतंत्रता तो तब तक हो ही नहीं सकती लोकपाल की जब सरकार के पास उसके ऊपर कोई डिसिप्लिनरी कंट्रोल हो, उसको हटाने की पावर हो, या नेताओं के पास भी, यानी कि संसद या सांसदों के पास ये पावर हो, तो लोकपाल उनसे स्वतंत्रता से तहकीकात, उन्हीं की तहकीकात मेरा एक सवाल है कि जब जजों को इम्पीच किया जाता है, बार कही गई, जब जजों को महाभियोग लाया जाता है जज को हटाने के लिए, तो हटाने की तो सारी शक्ति वो संसद और विधानसभाओं में निहित है ना? वो, लेकिन जज उनसे वो आखिर स्वतंत्र होकर काम करता है, जज होकर उनसे मेरे इस सवाल का जवाब दीजिए कि 2/3 बहुमत का जो डर है वो इसी विधानसभा में इनके पास है ना? हो सकता है कि अगले विधानसभा में ना हो, तब तो हमारा ये सवाल और उसका संदर्भ बदल जाता है ना फिर? नहीं,
अगर आप लोकपाल को एक बिल्कुल स्वतंत्र संस्था बनाना चाहते हैं, और ये पूरी बहस हम लोगों के ड्राफ्टिंग कमेटी में, जन लोकपाल ड्राफ्टिंग कमेटी में हुई, हाँ, उसके बाद सड़कों पर हुई, उसके बाद सारे बिलों में, चाहे वो हमारा जन लोकपाल बिल ले लीजिए वर्जन 2.3, चाहे वो उत्तराखंड का बिल ले लीजिए, और चाहे वो दिल्ली का 2014 का बिल ले लीजिए, सब में, और चाहे वो सरकार का बिल ले लीजिए, सरकार का 2013 का जो एक्ट है उसको ले लीजिए, चारों में ये है कि लोकपाल को तब तक नहीं हटाया जा सकता जब तक सुप्रीम कोर्ट इस फाइंडिंग पर ना पहुंचे कि लोकपाल ने कोई सीरियस मिसकॉन्डक्ट किया है। दिल्ली लोकपाल के लिए दिल्ली हाईकोर्ट का की बेंच का जिक्र है। तो जब तक कोर्ट इस नतीजे पर ना पहुंचे कि भाई इन्होंने सीरियस मिसकॉन्डक्ट किया है, तब तक उनको नहीं हटाया जा सकता। लोकपाल को हटाया जाना चाहिए, लेकिन इसमें ऐसा कोई प्रावधान नहीं। ठीक है राघव, अब इसका जवाब दीजिए कि ये लोकपाल का कंडक्ट आचरण सही नहीं है, भ्रष्ट आचरण है, तो इसकी शिकायत किससे की जाएगी? मुख्यमंत्री से, स्पीकर से? जी मैं बता, सिलेक्शन कमेटी तो सिलेक्शन के बाद इनवैलिड हो जाती है, या कोर्ट से, या फिर वो प्रस्ताव लेकर विधानसभा में कौन जाएगा? सरकार जाएगी या विपक्ष जाएगा? कौन जाएगा? जी, एक जांच समिति है जिसको कोई भी शिकायत कर सकता है। वो जांच समिति पूरे तरीके से एक निष्पक्ष जांच करेगी। वो जांच की रिपोर्ट विधानसभा को सौंपेगी। विधानसभा में यदि 2/3 बहुमत से पास वो हो जाता है मत, तो फिर वो उपराज्यपाल के पास जाएगा। उपराज्यपाल यदि उस पर मोहर लगाएंगे तो इंपीचमेंट होगा। इसी प्रकार का प्रोसेस ये लिखा हुआ है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों को इंपीच करने के लिए। ये लिखा हुआ है आपके ड्राफ्ट में, मुझे नहीं दिखा, मैं शायद मिस कर गया हूं, मैं आखिर के 4 पन्ने नहीं पढ़ पाया हूं, 4-5 पन्ने। जांच समिति वाली बात कहां लिखी हुई है इसमें? देखिए मैं वही कह रहा हूं, देखिए जांच के जो कानून है कि जांच किस प्रकार से होगी, कौन जांच करेगा, इन सब के लिए रूल्स बनेंगे। नहीं, मैं वही तो आपको क्या बता रहा इसमें लिखा हुआ है कि एक जांच समिति होगी? शुरू में बता रहा था राघव, इसमें अंतर है। जांच के लिए एक समिति होगी, वो समिति अपने लिए कानून बनाएगी, ये अलग बात है, लेकिन जांच की कोई समिति होगी, इसका जिक्र ही नहीं है। इसका जिक्र है तो आप बता दीजिए मुझे फिर। नहीं, हाँ मैं बता देता हूं। देखिए, हाँ नहीं मैं ही बता देता हूं। देखिए ये जो कंप्लेंट होगी, कोई भी व्यक्ति जो कंप्लेंट कर सकता गुमराह कर रहे हैं, या ये जांच समिति को, मैं बता रहा हूं, सुन लीजिए। ये नहीं सुन लीजिए, ये जो भी जांच होगी, ये जांच एक समिति करेगी जिसके बारे में रूल्स बताए जाएंगे। ये जांच, ये जो ये कंप्लेंट होगी, ये स्पीकर के पास जाएगी, विधानसभा में जाएगी या जांच में जाएगी, इस पे आपने कहीं पढ़ा है इस ड्राफ्ट में? पहली चीज जो राघव कह रहे हैं, सुन लीजिए, मैं एक बार कंप्लीट कर दूं सर, मेरा पूरा आर्ग्यूमेंट सुन लीजिए, फिर विजेंद्र जी से सुन लीजिएगा। इस देश में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज यदि भ्रष्ट पाए जाते हैं तो उनको हटाए जाने का जो प्रोसीजर है, वही प्रोसीजर इंपीचमेंट का प्रोसीजर, उसमें लिखा हुआ नहीं है। लोकपाल को हटाने के लिए लाया गया है। एक चीज दूसरी चीज राघव, इसमें लिखा हुआ है कि 2/3 बहुमत से हटाया जाएगा। इसमें यह नहीं लिखा हुआ है कि जजों की ना विजेंद्र जी क्या एलजी के पास जाएगा? विजेंद्र जी क्या आप पढ़ पा रहे हैं? कुछ नहीं है, ये लिखा हुआ है कि एलजी के पास जाएगा। मैं अभी आपको मैं आपको रिमूवल ऑफ पढ़ के बताता हूं, सेक्शन 6 है। हाँ, इसमें कहीं नहीं लिखा कि इस तरह की कोई जांच समिति होगी। इसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखा है कि 2/3 मैं आपको कह तो रहा हूं जो मेंबर्स हैं, नहीं राघव, जो लिखा हुआ है तो उसी पे बात और करेंगे ना। लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है, पढ़ दीजिए, वो उसको नोटिफाई करेंगे ही करेंगे। हाँ ठीक है, ये सेक्शन 6 विजेंद्र जी एक ब्रेक लेके हम आते हैं, ब्रेक लेके आते हैं। विजेंद्र जी हम आपके पास हैं। नहीं एक मिनट, चेयरपर्सन और ए मेंबर ऑफ द जन लोकपाल शैल नॉट बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस except by an order of the Lieutenant Governor passed after an Exactly. यही मैं कह रहा हूं कि except by an order of the Lieutenant Governor, जब तक उपराज्यपाल का, इसमें जांच समिति की बात नहीं है। राघव, मुझे काटना पड़ा, मुझे ब्रेक लेना पड़ेगा। प्रधानमंत्री आ गए हैं, फिर इसमें उनका एक भाषण होने वाला है बहुत महत्वपूर्ण, हम जल्दी लौट रहे हैं। सबके पास 1-1 मिनट है। विजेंद्र जी आप अपनी बात कह रहे थे। विजेंद्र जी आप नहीं सुन रहे। प्रशांत जी आप अपनी बात हटाने की बात को लेकर, प्रशांत जी आपका पॉइंट क्या है फाइनली? मुझे कमेटी की कोई बात इसमें दिख नहीं रही है, लेकिन राघव कह रहे हैं कि है, पर 1 मिनट है आपके पास प्रशांत जी। पहले हाँ
एक सेकंड राघव रुक जाइए, प्रशांत जी। हाँ, ये सारे जितने बिल थे, हाँ, जितने बिल थे, हाँ, हम लोगों ने जो बनाए, चाहे उत्तराखंड का, चाहे दिल्ली का 2014 का, चाहे जन लोकपाल बिल, हाँ, सब में ये था कि जब तक सुप्रीम कोर्ट की बेंच ये ना तय कर ले कि हाँ, इन्होंने कोई सीरियस मिसकॉन्डक्ट किया है, तब तक उनको Right. हटाया नहीं जा सकता। पॉइंट 1, ठीक और है। सरकार या संसद बिल्कुल नहीं हटा सकती। लेकिन इसमें ये ले आए हैं कि ये विधानसभा 2/3 बहुमत से हटा सकती है। अब हर चीज में राघव ये कह रहा है कि भाई बाकी चीजें सब रूल्स में लाई जाएंगी, ठीक है, बाकी चीजें रूल्स में लाई पर जाएंगी। प्रशांत जी, पहले कर्नाटक में वहां की असेंबली ने अडॉप्ट किया है, बगैर नहीं हटा सकते। मैं जवाब दे देता हूं, मैं जवाब दे देता हूं। ठीक है जी, तो फिर अब रूल्स में क्या सवाल है? और रूल तो सरकार बनाएगी। ठीक है। इन्होंने किसी कमेटी का जिक्र मैं नहीं बता किया है। देता नहीं मैं किया। बता देता हूं। विजेंद्र जी, विजेंद्र जी 30 सेकंड। राघव आपको नहीं किया मिलेगा, इसमें। आपको राघव मिलेगा 1.5 मिनट। वो आप रूल में रुकिए। भी नहीं आ सकता। विजेंद्र वो जी, मैं रूल में आपसे भी नहीं नहीं आ सकता। पूछूंगा कि मोदी जी ने केंद्र में लोकपाल क्यों नहीं बनाया, ये सवाल मैं नहीं पूछूंगा क्योंकि आप जवाब नहीं दे पाएंगे। सिर्फ इतना बता दीजिए कि दिक्कत क्या है आपको हटाने के बाद को लेकर। जी, पहली बात तो यह है कि हटाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ दिल्ली की असेंबली को है। आप इसको पार्लियामेंट के दो सेक्टर है, राज्यसभा और लोकसभा, दोनों में 2/3 मेजोरिटी चाहिए उसको पास करने के लिए। पहला बात। उसका एक दूसरा, जैसा प्रशांत जी ने बताया पॉइंट कि उसका अपीचमेंट, ठीक है, बिल्कुल वो ठीक है, सिंपली विजेंद्र जी पार्लियामेंट समय में पास कम है, करने से नहीं होने वाला है। ठीक है। अब राघव जवाब दीजिए कि कहां लिखा हुआ है कि कमेटी होगी जहां जाकर हम शिकायत करेंगे कि लोकपाल मिसकॉन्डक्ट करता है, इसकी जांच की जाए। बताइए जरा सा, कहां लिखा हुआ है? पेज नंबर। पिछले सेगमेंट में मुझसे ये पूछा कि कहां लिखा हुआ है, कौन से रूल है, क्या पेज लिखा है, नंबर बताइए आप। हाँ, सेक्शन 6 सबसेक्शन 2, द प्रोसीजर फॉर प्रेजेंटेशन ऑफ एन एड्रेस एंड फॉर द इन्वेस्टिगेशन एंड प्रूफ ऑफ मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी ऑफ द चेयरपर्सन और अ मेंबर ऑफ द जन लोकपाल अंडर सबसेक्शन 1 शैल बी प्रिस्क्राइब्ड इन द रूल्स। सो एनेबलिंग प्रोविजन कमेटी कहां है सर? कमेटी नहीं मिला इसमें। सर वही तो कह रहा हूं, वो प्रोसीजर लिखा है। समय नहीं है, समय नहीं है, आज थोड़ा सा ब्रेक। प्रोसीजर अलग चीज है। हाईकोर्ट की बात करी कि हाईकोर्ट का जज नहीं, अब समय नहीं है। आप यदि ध्यान से पढ़े, इस लोकपाल बिल का अधिकार क्षेत्र हमने बढ़ा दिया है। यदि कोई दिल्ली में जज भी भ्रष्टाचार कर रहा है तो उसके खिलाफ भी ये लोकपाल जांच करेगा। तो यदि उस जज ये वाला पॉइंट रह गया, हम इस पे और अगले दिन चर्चा कर लेंगे। अभी अधिकार क्षेत्र वाला एक इंपॉर्टेंट सवाल था, तब आप बोलेंगे कि उसको क्यों नहीं। मुझे काटना पड़ रहा है क्योंकि आज समय की कुछ काउंटिंग में कई बार गड़बड़ियां हो जाती हैं, तो हम राघव को बीच में हमें काटना पड़ा। आप देख रहे थे कि ये जो लोकपाल है वो लोकपाल है कि नहीं है और इसके बनाने का तरीका क्या है। तो अभी हमने सिर्फ 2 बिंदुओं पर चर्चा की कि इनके हटाने का तरीका क्या होगा और इनके बनाने की कमेटी में संतुलन है या नहीं है, सर्च कमेटी और उसके कानून क्या है। तो आप एक बार फिर से सुनिएगा कि तीनों वक्ताओं ने क्या कहा और राघव ने क्या जवाब दिया। आप देख रहे थे प्राइम टाइम। नमस्कार।